हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज के साथ हाजिर हूं। ये जो सीरीज है ना सर, क्लास 11, 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। इस सीरीज के थ्रू आपको हर एक चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो दिया जाएगा। डैट मीन्स कि वन शॉर्ट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर। और क्या खास बात है सर, तो इस सीरीज के थ्रू आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अभी आप लोग का फेब या फिर मिड मार्च के मिड में, अभी तो डेट कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं कि मेंस कब होने वाला है, बट होप सो कि मार्च के मिड में हो। तो इसलिए हमें अब लास्ट समय जो लास्ट समय है उसमें हमें रिवीजन की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये सीरीज़ आप लोगों का काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन कराऊंगा एक ही वीडियो में, काफ़ी ही कम समय में। आप सभी को पता होना ही चाहिए कि किसी भी एग्जाम में बेटर स्कोर करने के लिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट पेपर कर बनाना चाहिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दो चीज़। आपको अगर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर बेटर स्कोर करना हो सर, तो दो बात हमेशा याद रखिएगा। पहला कि सर कॉन्सेप्ट पे पकड़, और दूसरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अगर दो चीज़ है तो आपका स्कोर कंफर्म से एग्जामिनेशन में अच्छा आएगा। ठीक है, तो मैं इस सीरीज को थ्रू कोशिश करूंगा कि आपके जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको आपका रिवाइज करा दूं, सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है उसको हाईलाइट करा दूं, और आप उसके बाद अपने जिन चैप्टर का वन शॉट वीडियो होगा उस वीडियो से रिलेटेड आप जाके अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। कुछ पीवाईक्यू मैं यहाँ खुद कराऊंगा जिससे आपके प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों में ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे इस सीरीज से भरपूर फायदा उठाएं। आज हम सभी अपने क्लास कोर्स को शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता क्या है। तो एक ऐसा आइसोमर्स जो कि दो कंपाउंड, एक ऐसा आइसोमर जो कि उसके स्ट्रक्चर के डिफरेंस के वजह से अराइज होता है। कहने का मतलब सर, दो कंपाउंड दिए हुए हैं, अगर दोनों के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से, अब स्ट्रक्चर का डिफरेंस होना कहने का मतलब उनके पैरेंट चैन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंट आना, मल्टीपल बॉन्ड में डिफरेंस, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंट आना, ठीक है, या फिर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होना। इन सारे डिफरेंस की वजह से जो आइसोमर एराइज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। वैसा आइसोमर जो कि एराइज होता है स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से। डिफरेंस कहने का मतलब पैरेंट चैन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है वो 5 तरीके का होता है, एक्चुअली 6 तरीके का पढ़ना है आपको। पहला चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। मैंने बोला कि सबसे पहले बात करें हम लोग किसकी? चेन आइसोमेरिज्म का। कहने का मतलब कंपाउंड हैविंग, वैसा कंपाउंड सर मतलब दो कंपाउंड दिए रहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। सर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम नहीं होगा तो उनको आइसोमर कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आइसोमर का डेफिनेशन ही होता है कि वैसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो सर वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका जो पैरेंट चैन में जो नंबर ऑफ कार्बन है, पैरेंट चैन में जो उनका नंबर ऑफ कार्बन हो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और दो कंडीशन होते हैं सर, जब कभी भी आपको किसी भी दिए गए कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना हो कि ये चेन आइसोमेरिज्म है या फिर नहीं है, तो आप 3 बातों को ध्यान देंगे। पहली, उनमें उनका क्या नंबर ऑफ कार्बन जो होना चाहिए पैरेंट चेन में अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। थर्ड, उनका आईयूपीएसी डिफरेंट होना चाहिए। सर जब पैरेंट चेन बदल जाएंगे तो आईयूपीएसी ऑटोमेटिक उनका बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सर कुछ प्रॉब्लम करते हैं चेन आइसोमेरिज्म पे ताकि समझ में आए। मैंने बोला सर चेन आइसोमेरिज्म को पहचानने के लिए 3 बातों पे ध्यान देना। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, सेकंड फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, आईयूपीएसी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी बात पे 3-4 सवाल करते हैं, देखते हैं ये जो दिए गए दो 3 कंपाउंड है
कि आपस में ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं या फिर नहीं करते। फिर इसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डायरेक्ट मतलब कोई ये सब नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है। सवाल करते हैं। सबसे पहले सर क्या चेक करना है? सिंपली बात कि नंबर ऑफ कार्बन चेन देखना है। पैरेंट चेन जो बनता है यूपीएससी बनाते समय आप पैरेंट चेन ड्रॉ करते हो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन आपका अगर डिफर करता है दोनों कंपाउंड में और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है तब उसको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो मोलिकुलर फॉर्मूला अलग हो गया। इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन हो गया, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, ये पेंटेन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया और ये भी ब्यूटेन है। तो ये तो आइसोमर होगा ही नहीं क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तब बात करेंगे इन दोनों में क्योंकि ये दोनों ब्यूटेन है। सब इनका लिखेंगे क्या हम लोग? पैरेंट चैन में कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3। तो देखिए इसमें अगर हमने नंबरिंग किया, इसमें हमने नंबरिंग किए तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आए? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चैन। पेरेंट चैन में इसमें कितने कार्बन है? इसमें 4 कार्बन है और इसमें कितने हैं? 3 कार्बन है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट दोनों का क्या बोलते हैं? पेरेंट चैन जो है, पेरेंट चैन में जो नंबर ऑफ कार्बन हो क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? तो ये क्या है? आइसोमर्स है या नहीं है? तो हम बोलेंगे हाँ दे आर आइसोमर्स। मान लेते हैं इस कंपाउंड का नाम दे दिया हम ए और इसका नाम दे दिया हम लोग बी और इसका नाम दे दिया हम लोग क्या? सी। तो कहेंगे सी तो सबसे अलग हो गया, ये तो आइसोमर्स ही नहीं है लोग का। तो बोलेंगे ए एंड बी आर आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर आइसोमर्स। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब एक डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, मतलब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप ही। ठीक है, अब इसमें पैरेंट चेन गिनते हैं हम लोग, तो डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें लिखेंगे तो 1 2 3 4। देखिए इसमें कितने पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। इनमें कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट चेन में क्या अलग अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर इस कंपाउंड का नाम ए है, इस कंपाउंड का क्या है सर? इस कंपाउंड का नाम अगर ए रखते हैं और इसका मान लेते हैं मैं बी, तो ए और बी को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमर्स। ए एंड बी आर चेन आइसोमर ना, क्या लिख रहे थे हम लोग? चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। ठीक, क्लियर है? आगे इसमें बात करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप। मैंने कहा था चेन आइसोमरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए और जो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या आइसोमर है? नहीं। क्यों सर? इसमें जितने पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 और ये 5, कितने इसमें भी? 5 है। 5 कार्बन इसके पेरेंट चेन में भी, 5 कार्बन इसके पेरेंट चेन में भी, और दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। सर चेन आइसोमरिज्म होने के लिए नंबर ऑफ कार्बन जो होना चाहिए पेरेंट चेन में वो अलग अलग होना चाहिए, बट इसमें सेम है। तो यहाँ पे जो ए और बी जो कंपाउंड अगर नाम देते हैं इसका हम लोग ए और बी है, तो ए एंड बी आर नॉट चेन आइसोमरिज्म। इसमें जो ए और बी है वो चेन आइसोमर्स नहीं है हमारे। क्लियर है? कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये दो जो कंपाउंड है
ये चेन आइसोमर शो कर रहे हैं या नहीं, तो जैसे अभी तक कर रहे हैं जी एक, और देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसमें भी कार्बन है। जिस फंक्शनल ग्रुप में वह एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन इंक्लूड है, तो जब पैरेंट चेन की गिनती लिखते हैं तो उसको इंक्लूड करते हैं और उसको प्रायोरिटी 1 देते हैं ना। तो यहाँ से प्रायोरिटी गिनती करेंगे, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 और ये 5, इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। देखिए इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे 5 और इसमें कितने 4। यहाँ पे नंबर ऑफ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5 और यहाँ पे 4 है। तो ये भी क्या है, ये दोनों भी क्या है चेन आइसोमर्स शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं सर, ये भी चेन आइसोमर्स शो कर रहे हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, इतना नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका जो पोजीशन होता है क्या होता है, अलग अलग होते हैं। मतलब जो इसमें ब्रांच लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप लाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, उनके पोजीशन चेंज रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं, ये जो कंपाउंड जिनमें सिर्फ पोजीशन का वेरिएशन होता है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हो, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हो, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन हो, इनमें जो चेंजेज होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। वैसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले कुछ कंडीशन ध्यान में रखिएगा, कुछ कंडीशन ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट की कैसे पहचानेंगे कि सर वो हमारा जो दिए गए दो कंपाउंड है वो हमारा पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है। तो सबसे पहला उसका पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम होना चाहिए। पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली बात। दो सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी चेंज होना चाहिए। इसी के चेंज की वजह से तो आइसोमर्स एराइज होते हैं। एक्चुअली पोजीशन आइसोमर्स कहने का मतलब उसमें पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड का जो पोजीशन है बदलता रहना चाहिए। ये दो चीज चेक करेंगे तो आपको आइसोमेरिज्म फाइंड कर लेंगे कि वो पोजीशन आइसोमर्स शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बताइएगा आप लोग कि आइसोमर्स हैं या नहीं है। एग्जांपल में लेता हूँ मैंने ऐसा लिया CH3Cl, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ CH3Cl CH2Cl, ये लिया। बताइए क्या ये दोनों जो कंपाउंड दिया हुआ है क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप है? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इन दोनों जो दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर है या ना नहीं है। तो सर मैंने बोला कि किसी भी दिए गए दो कंपाउंड को पोजीशन आइसोमर कहने के लिए उनका पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले पेरेंट चेन को चेक कीजिए, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, यहीं पे खत्म हो गया। यहीं पे पता चल गया कि क्या ये जो है पोजीशन आइसोमर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इनमें जो पेरेंट चेन है वही क्या अलग अलग है। इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 1 और 2 दो कार्बन है, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 और ये Cl, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 CH2 CH, यहाँ लगाता हूँ Cl CH3। पेरेंट चेन शुड भी सेम है, मोलिकुलर फार्मूला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको यहाँ Cl यहाँ मैं लगा दिया और ये मैं CH3, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। देखिए पेरेंट चेन चेक करना है, तो पेरेंट चेन इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 और ये 3, और इसमें भी कितने हैं, 1 2 और ये 3।
ध्यान से देखिए, पैरेंट चेन की नंबरिंग को ऐसे मैंने गलत कर रखा है, ऐसे ऐसे करेंगे। जिधर पे सब्स्टिट्यूएंट को कम लोअर मिलता है ना, उधर से शुरू करते हैं। तो इधर से 1 देंगे, 2 देंगे और 3 देंगे। एक्चुअली इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है, पैरेंट चेन सेम है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम ही होना चाहिए। देखिए यहाँ भी Cl है और यहाँ भी क्या है, Cl है, दोनों में क्या क्या है, Cl ही है। पोजीशन जो होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड का चेंज होना चाहिए। यहाँ जो Cl है 1 पे लगा हुआ है और यहाँ जो Cl है 2 पे लगा हुआ है, तो दोनों का पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये जो दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर्स क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। उस सवाल पे अप्लाई करके देखते हैं। अब इनमें अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, पैरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। Cl फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो दोनों सेम है। पैरेंट चेन में 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तीनों कार्बन सेम है। ठीक है, पैरेंट चेन भी सेम है। नंबरिंग करके देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3, इधर शुरू करेंगे 1 2 और 3। पैरेंट चेन में 3 कार्बन, पैरेंट चेन में 3 कार्बन और यहाँ पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। और यहाँ भी देखिए पोजीशन देखिए, तो 2 पे यहाँ पे 2 Cl लगा हुआ है, यहाँ पे 1 पे और 2 पे पोजीशन क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का चेंज कर रहा है। इसलिए ये जो दोनों कंपाउंड है क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनमें पैरेंट चेन का जो कार्बन बना हुआ, तो पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। मल्टीपल बॉन्ड जो भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें जो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। इनका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। जब पोजीशन चेंज हुआ तो क्या कहते हैं इनको हम लोग, पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं इन दोनों पे। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सर सेम है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पैरेंट चेन चेक कर लेते हैं, 1 कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी सेम है। नंबरिंग कर दिए सर, तो देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इधर से होगा ना, इसको लोअर नंबर मिलेगा इधर से 1 2 3 और 4। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन क्या है, सेम है। अब ध्यान से देखिए, तो OH का यहाँ पोजीशन 2 है और यहाँ पे OH का पोजीशन 1 है। यहाँ पे OH का पोजीशन कितना है, 2, और यहाँ पे OH का पोजीशन 1 है। तो पोजीशन क्या हो गया, चेंज किया। तो ये भी क्या हो गया हमारा, पोजीशन आइसोमर्स। क्या हो गया, ये भी हमारा पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए ना, ये जो लगा हुआ है ना, ये जो ब्रांच लगा हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ ऐसे Cl है ये, और इसको भी Cl ले लीजिए। ठीक है, इनमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5। नंबरिंग वैसे करते हैं जिस से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 3 है, 1 2 3, इधर से भी कर सकते हैं, इसको 3 ही मिलेगा, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन जो पैरेंट चेन में 5 ही है, मतलब कि इनका पैरेंट चेन सेम है। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो एज अ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दोनों में क्या है, सेम है। तो इनमें पोजीशन देखिए, यहाँ पे जो Cl है 2 पे है और यहाँ पे जो Cl है 3 पे है, पोजीशन चेंज हो गया। तीनों क्या कहेंगे हम लोग, ये दोनों है क्या, पोजीशन आइसोमर्स। क्या है ये, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम अदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। कह रहा है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है का जो अरेंजमेंट हो अलग अलग हो। अब ध्यान से याद रखिए सर, जब कभी भी आपको 2 कंपाउंड में मेटामर्स आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए जो कंपाउंड है वो मेटामर्स शो कर रहे हैं या नहीं, तो याद रखिएगा कि जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख रखा है, इसको नोट कर लीजिए। इसके क्रॉस जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो चेंज करते रहेंगे। क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। मतलब देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज ऐसा देखिए, एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3
COO कीटोन बना लिया एक, ठीक है, और यहाँ CH2 CH3, एक ये लिया एग्जाम्पल में। एक और इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 CH2 COO CH2 और CH3। आप ध्यान से देखिए तो दोनों में एक कॉमन ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये COO और COO। इसके क्रॉस देखिए, इसके क्रॉस इधर कितने कार्बन है, एक, और इधर कितने, 1 2 3। इसके क्रॉस इधर कितने हैं, 2, और इधर भी है 2। तो जो क्या बोलते हैं, जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप थे उसके क्रॉस क्या हुए, नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हुए, चेंज हुए। तो जब कभी भी दिए गए कंपाउंड में ये आइडेंटिफाई करना है कि बताओ कि इसमें मेटामर्स ये शो कर रहे हैं या नहीं, तो आपको एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप दोनों में आइडेंटिफाई करना है और उसके क्रॉस चेक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम वेरी कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम वेरी कर रहे हैं दोनों कंपाउंड में, दैट मीन्स दे आर मेटामर्स, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर 1 है इधर 2 है, तो क्या हुआ, वेरी की है, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में मेटामर्स हैं। क्लियर है, याद रहे मेटामर्स जब भी हमको पता करना है कि मेटामर्स है या नहीं, तो क्या याद रखेंगे कि दिए गए कुछ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए। बस इतना याद रखिए। तो अगर वेरी किया तो मेटामर्स है, नहीं तो फिर नहीं है। बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। किसकी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब वैसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हर चीज में आ रहा है, क्योंकि सर आइसोमेरिज्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, तो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। सर फंक्शनल आइसोमर से अब तक देख रहे थे कि सब में जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे सब में सेम आ रहे थे, और उसके क्रॉस कुछ ना कुछ चेक करना पड़ता था। कभी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, कभी पोजीशन चेक कर रहे थे, कभी नंबर ऑफ कार्बन अक्रॉस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप चेक कर रहे थे। अब सर जो फंक्शनल ग्रुप दिए रहेंगे ना वो अलग अलग होंगे, उसमें पैरेंट चेन भले ही सेम रहेंगे, जो कार्बन रहेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो जो इसमें पैरेंट चेन होंगे वो तो सेम होंगे, बट जो फंक्शनल ग्रुप होंगे अलग अलग होंगे। तो फंक्शनल आइसोमर्स तब कहेंगे जब उनमें जो पैरेंट चेन होंगे सेम होंगे। ठीक है, और फिर जो उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पैरेंट चेन सेम होना चाहिए बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ईथर, और यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो दे आर, यहाँ पे अलग फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे अलग फंक्शनल ग्रुप है। दोनों अलग अलग जगह पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है। कुछ और फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो ध्यान रखिएगा, कॉमन जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए कि दोनों फंक्शनल ग्रुप में ये जो दिए गए फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं इनमें कौन कौन फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन तरीके मतलब खास तौर पे यही पूछे जाते हैं, इसलिए बता दिए, पर जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए, कुछ भी दिया जा सकता है, आप कंडीशन अप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे। बट जनरली क्या पूछा जाता है कि जो ये अल्कोहल है और ईथर, देखिए अल्कोहल और ईथर ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन भी आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। इन दोनों में भी अलग अलग 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन में भी अलग अलग तरह के फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक और इसमें होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म। जो टॉटोमेरिज्म टॉपिक है इसका डिटेल लेक्चर मैं लूंगा, हाल ही में इसका मैं डिटेल लेक्चर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको शॉर्ट में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको इसमें मैं स्किप करके अगला उसका डिटेल लेक्चर लूंगा और कंप्लीट टॉटोमेरिज्म को काफ़ी आसानी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं आगे हम लोग क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ठीक है, और वो दोनों कंपाउंड एक होना चाहिए और साइक्लिक, और एक होना चाहिए आपका चैन। ठीक है, मतलब ओपन चैन स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। कहने का मतलब देख लीजिए, एक ऐसा ले लिया मैंने कंपाउंड, कुछ ऐसा
ये मैंने एक लिया कंपाउंड और एक ये ले लिया साइक्लिक, ये ओपन चेन कंपाउंड हो गया और एक क्या हो गया साइक्लिक हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 2 6, मतलब लिखेंगे क्या C3H6 और यहाँ भी 1 2 3 कार्बन और 2 4 6 C3H6। तो कह रहा है कि वैसे आइसोमर्स को हम सभी रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और जिनमें एक ओपन चेन होते हैं और एक क्या होते हैं साइक्लिक होते हैं। तो ये देखिए ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और अभी तक और एक और ख़ास बात कि इनका जो है रिंग चेन आइसोमर्स होने के लिए, रिंग चेन आइसोमर्स होने के लिए इनका DU सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? DU सेम होना चाहिए सर। DU क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका और भी बहुत सारे नाम होते हैं, अभी आपको मैं लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि अभी तक जितने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का टाइप्स देखे हमने, अभी तक जितने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के हमने टाइप देखे उनमें पैरिटी पूछा जाए, मतलब मान लीजिए कि ऐसा 2 कंपाउंड ऐसा है जिनमें चेन आइसोमरिज्म भी शो करता है, पोजीशन आइसोमर्स भी शो करता है, तो किनको डोमिनेट करेंगे, मतलब किनको पैरिटी ज़्यादा देंगे, ऑप्शन में किनको टिक लगा कर आएंगे, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये पैरिटी ऑर्डर, खास करके याद रखिएगा, लिख लीजिएगा वो पैरिटी ऑर्डर, ठीक है। तरीका है रात में FM चलाओ प्यार से। कैसे याद रखा है मैंने? R से क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर्स, T से टॉटोमेरिज्म, F से फंक्शनल आइसोमर्स, M से मेटामर्स, C से चैन आइसोमर्स और P से पोजीशन आइसोमर्स। अगर मान लीजिए दो कंपाउंड दिए हैं, उसमें चेन आइसोमर्स भी है, पोजीशन आइसोमर्स भी है, तो चेन आइसोमर्स को हम लोग डोमिनेट करेंगे, उनको पैरिटी ज़्यादा देंगे, उनको ऑप्शन में टिक ला के आएंगे। तो ये तरीका होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा, हिंदी लिखता है निमोनिक, जिसको बोलते हैं हम लोग। रात में FM चलाओ प्यार से, ठीक है। रात में FM चलाओ प्यार से। तो यहाँ पे जो R है ना, R से क्या हुआ? R से हुआ रिंग चेन आइसोमर, T से हुआ टॉटोमेरिज्म, F से फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, C से चेन आइसोमेरिज्म और P से पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? तो ये पैरिटी ऑर्डर है, इस तरीके से हम सभी अरेंज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक टर्म आया था DU, सर रिंग और चेन आइसोमर होने के लिए इन दोनों का DU सेम होना चाहिए। अब DU क्या है इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब DU समझते हैं कि DU क्या है सर। तो DU का नाम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है? अनसैचुरेशन, ठीक है। इसका एक और 2-3 नाम से जाना जाता है, लिखते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। क्या लिखते हैं? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है। देखिएगा एक नाम ये हुआ, 2 ये तीसरा ये, एक और इसको एक बोला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? DU। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। थर्ड क्या लिख सकते हैं? 3-4 नाम होते हैं इसके। एक होते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या होते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको लिखेंगे DBE। क्या लिखेंगे? DBE। और इसका नाम क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन इंडेक्स। इतने सारे नाम से इसको जानते हैं, UI।
सर इतने सारे नाम तो लीजिए, सबका मतलब क्या होता है? तो सर जब भी डिग्री ऑफ अब एग्जामिनेशन में से अलग अलग नाम से पूछ देता है, इसलिए मैंने आपको 4 नाम बता दिए, याद रखिएगा। अब कभी सवाल में आपको इस नाम से आप जानते हैं ये पूछ दे अनसैचुरेशन इंडेक्स बताओ, हमको पता ही नहीं क्या होता है, तो फिर इस केस में आप लोग आता हुआ सवाल भी छोड़ कर आएंगे। मतलब समझाते हैं कि आखिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहने का क्या मतलब है। कोई कह रहे हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाने में H2 के कितने मोल्स लगेंगे। ध्यान सुनिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहने का मतलब कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए H2 के कितने मोल्स लगेंगे, यही बताता है हमको DU। ठीक है, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसने पूछा है DU बताओ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स चल रहा है ना, डायरेक्ट बताता हूँ। अगर कोई सर DU दिया हुआ है, कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर हमें क्या दे दिया हो, हमें स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया गया है तो क्या करेंगे, अगर हमको स्ट्रक्चर दे दिया गया है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर हमको दे दिया तब क्या करेंगे, तब याद रखिएगा इसके लिए कि एक पाई का, जब उस कंपाउंड में एक पाई हो तो उसका 1 DU होता है। क्या होता है? 1 DU। अगर एक रिंग है तो उसका 1 DU होगा। 1 पाई का 1 DU तो 2 पाई का 2 DU हो जाएगा। 1 रिंग का 1 DU, 2 DU का 2 DU, ऐसे बढ़ते जाएगा। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा कि एक पाई मतलब 1 DU, एक रिंग बोले तो 1 DU। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, क्या सर, एक और कंडीशन बनता है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तब क्या करेंगे सर, अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तब DU हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिएगा, तब निकालते हैं हम लोग ऐसे, C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। समझिएगा, C क्या है यहाँ पे, H क्या है, X क्या है। C कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, H कहने का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X कहने का मतलब नंबर ऑफ हैलोजेंस, और H कहने का मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्लियर है? आप सब जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए रहेंगे उसमें जो C का वैल्यू, C का वैल्यू पुट कीजिए, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसमें, कितने उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कितने नंबर ऑफ हैलोजेंस है, और कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है। इन सारे को आप पुट करोगे तो डायरेक्ट DU आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए कुछ सवाल का DU निकाल के देखते हैं, आखिर DU कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। DU का फॉर्मूला बताया कि अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो एक पाई का 1 DU, एक रिंग का 1 DU समझते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो ये लगाते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। C4H8 क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और बोला हमको क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, बोला इसका DU बताओ। क्या बताओ? DU। तो क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए यहाँ पे, DU निकालने का फॉर्मूला आपने बताया सर, C+1 H+X माइनस N बाई 2। C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 + 1 माइनस H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितना है, 8। X नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है, 0। N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, वो भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, 0/2। तो 5 माइनस 8/2, तो 5 - 4 मतलब कि 1 DU। क्या DU हो गया, कितना, 1। अब एक DU कहने का मतलब या तो इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड रहा होगा, या तो इसका एक रिंग बन रहा होगा। 1 DU का मतलब एक पाई बॉन्ड या तो एक रिंग। अगर 2 रहता तो यानी एक पाई एक DU, अच्छा एक पाई या तो एक रिंग, या तो दोनों पाई या तो दोनों रिंग। क्लियर है? इसका निकालते हैं हम लोग, इसका DU कितना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था सर, DU इसका निकालेंगे तो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 12, और प्लस X नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +2 माइनस 0, नाइट्रोजन एटम इसमें नहीं है, बाई 2। ये कितना आ गया, 7 माइनस 14/2, तो आ जाएगा 7 - 7 = 0। तो इसका DU कितना आ गया, 0। मतलब ना तो इसमें रिंग है, नहीं तो इसमें कोई रिंग है, नहीं इसमें कोई पाई बॉन्ड है। क्लियर है?
आगे देखिएगा, इसका निकाल के देखते हैं ड्यू, इसका ड्यू कितना होगा। तो देखिएगा ड्यू इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3+1 3+1 माइनस एच कितना है इसमें 5 एन, एक्स नहीं दिया हुआ, एन दिया हुआ है ना, एक्स तो 0 है, एन कितना 1 है, -1/2। यह आ गया 4 - 4/2, मतलब कि होगा 4 - 2 मतलब कि 2। कितना ड्यू है 2। कहने का मतलब या तो 1 पाई 1 रिंग, दोनों रिंग हो या फिर 2 पाई हो। क्लियर है। अगले की बात करते हैं C4H10। C4H10 इसका ड्यू कितना है, तो इसका ड्यू निकालने के लिए कार्बन कितने हैं 4, तो 4 और 1 5, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10, हाइड्रोजन्स नहीं है नाइट्रोजन्स नहीं है, /2। 5 - 5 तो इसके भी ड्यू कितने हो गए 0, मतलब ना तो इसमें भी ना कोई रिंग है और ना ही कोई पाई बॉन्ड है। क्लियर है सर। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, बट अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो और आसान है क्या कि सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग जोड़ लेंगे, वही हो जाएगा ड्यू। इसमें कितने पाई बॉन्ड है 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने हैं सर 3, और इसमें सर रिंग कितने हैं, एक ये रिंग है और एक ये रिंग, 2 रिंग है, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, समझ गया ड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ड्यू होता है क्या, ड्यू एक्चुअली होता है कि आप एक्चुअली अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए कितने H2 का मोल्स ऐड कर रहे हो उसमें, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यू। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, काफ़ी आसान होता है। आप लोग और इस पर सवाल कर लीजिएगा, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, इस पर भी सवाल आते हैं आराम से नीट पे। ठीक है, तो आगे नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब कोई कंपाउंड दिए रहते हैं, अभी तक तो समझ में आया, ये निकाले कि कौन से आइसोमर शो कर रहे हैं, चेन है, पोजीशन से, ये है, ड्यू की बात की। अब बात करेंगे कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं उसके, एक पार्टिकुलर कंपाउंड दिए हैं उनके कितने आइसोमर्स हम लोग बना सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने ले रखा है C5H12, एक क्या है पेंटेन है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी का भी अगर हमको निकालना हो कि वो कितने आइसोमर्स उसका बन सकता है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग ड्यू। असल जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहता है तो ड्यू निकालने के लिए क्या होता है, अभी मैंने सवाल कराया, तो ड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ड्यू C+1 -H+X -n/2। क्लियर है, इसका ड्यू निकालेंगे पहले, इसका ड्यू कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने 12 + x, हाइड्रोजन सही नहीं नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ये इतने कहानी खत्म /2। तो 5 + 6 5 + 1 6, ये 6 = 0। कहने का मतलब जो इसका C5H12 का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसमें ना तो एक भी पाई बॉन्ड होगा, ड्यू 0 आने का मतलब क्या, ना पाई बॉन्ड है और ना ही रिंग है, मतलब सिंपल सा एक स्ट्रेट चैन है ये। तो एक सीधा बना दीजिए, कितने कार्बन बोले 5 कार्बन बोल रहे, कितने कार्बन बोले 5 का बना दीजिए, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5 कार्बन के हमने क्या बना दिया, चैन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गया। अब इसका आइसोमर्स है तो ब्रांच बनाना शुरू कीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ से 1 5, यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, एक ही बात है ना। जब आप नंबरिंग करेंगे IUPAC लिखेंगे तो दोनों पोजीशन सेम आ जाएगा। अगर आप यहाँ देंगे तो 1 2, क्योंकि जिधर से सब स्टूडेंट को लोअर नंबरिंग मिलता है उधर से हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये एक और आइसोमर्स क्या बन सकता है, एक और बन सकता है 3 ही का 5 का बनाए 4 का बनाए, 4 में पॉसिबल नहीं है तो 5 3 में बना दीजिए, 1 2 और ये 3 हुआ, और 3 में 2 लगा दीजिए ऊपर, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 का पार्ट 5 कार्बन हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC अलग अलग है, तो सब क्या बना रहे हैं, चेन आइसोमर्स बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इनके अगर ये जो है इससे कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, 3 है, कितना आंसर आ जाएगा सर 3। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं सर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जब कभी भी आपको आइसोमर्स निकालने हैं, जो दो गिवन कंपाउंड है उसके आइसोमर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, उसका ड्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, ड्यू। उसके ड्यू निकालने से क्या फायदा होता है सर, पता चल जाता है कि कितने पाई बॉन्ड उसमें लगाने हैं और कितने रिंग। अगर नहीं ड्यू 0 होता है तो सबसे बढ़िया बात हो जाती है, तो स्ट्रेट चैन बनेगा और बस ब्रांचिंग बदलते जाइए, आइसोमर्स लिखते जाइए, तो बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाइए, सारे पॉसिबल ब्रांच को चेंज करके, ब्रांच को बदलते बदलते। अल्केन के लिए एक शॉर्टकट होता है, मैं बता देता हूँ,
आप लोग याद भी रख सकते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए फॉर अल्केन्स, अल्केन्स के लिए सिर्फ अल्केन्स के जितने भी कंपाउंड होते हैं ना अल्केन्स, ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट मतलब कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए टेक्निकली नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अब बनाकर देखिए हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या देखिए, सबसे पहले लिया मैंने CH4, C2H6, C3H8, C4, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20। क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब बोल रहे हैं अगर मीथेन है तो मीथेन से कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं, तो याद रखिएगा एक कोरबट की तरह सबको याद कर लेंगे हम लोग। तो हर एक का ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, एक्चुअली लगभग यही सब पूछता है, तो अगर ये याद रहेगा तो तुरंत बता पाओगे, सबका ब्रांचिंग करके भी चेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है। 111 235 235 9 18 35 75। एक और लिख लो, C10 का भी याद है मेरे को, ऐसे याद रखा C10H22, ठीक है। सब नाम जानते हैं ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, नोनेन और डेकॉन, ठीक है। तो ये सब है। अगर आप देखिए अभी हम लोग किसका निकाले थे, C5H12 का, किसका निकालते हैं, C5H12 का 3, C5H12 का 3। कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ तक तो याद रखना ही चाहिए, यहाँ तक तो यहाँ में डायरेक्ट पूछ ही देता है, तो याद रखिएगा कैसे। 111 235 9 18, 9 का डबल 18, फिर 18 का डबल 36 होता है कम, 35 75। 111 235 9 18 35 75। ये कोरबट जितने सारे अल्केन है ना उसके पॉसिबल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछ दिया कि C7H16 का बताइए तो तुरंत तो कर लेंगे आपको। अलग अब अगर जो बच्चे को नहीं याद है वो इसका क्या करेगा, पहले ड्यू निकालेगा, ड्यू निकालने के बाद उसके 9 पॉसिबल आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। अगर ये हमें डायरेक्ट याद है तो काफ़ी आसान बात है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज का अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल पे आपको इस सीरीज के थ्रू काफ़ी ही हेल्पफुल शॉर्ट ट्रिक्स नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी इसके आपको अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, ठीक है। इस सेशन में हमने एक टॉपिक को स्किप किया है, टॉटोमेरिज्म। इसका जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ठीक उसके अगले दिन टॉटोमेरिज्म का डिटेल लेक्चर आपके पास चला जाएगा। आप टॉटोमेरिज्म को आसानी से पूरा कंप्लीट देखकर उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना ताकि टॉटोमेरिज्म का भी सवाल ना छूटे। क्लियर है, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।